नमस्कार बच्चों, माई सेल्फ विकास गौतम एंड आई एम योर बायोलॉजी एक्सपर्ट एट ब्रेन कोड। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है सेल चैप्टर का। ठीक है, सेल चैप्टर में हमने 2 लेक्चर अपने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है कि किस तरह से हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, सारी चीज़ें प्रोकैरियोटिक। एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल इस तरह से दिखाई देता है, जिसके बाहर उसकी जो सबसे बाहर लेयर होती है रिजिड लेयर, जिसे सेल वॉल बोलते हैं, उसके अंदर आती है हमारे पास फ्लेक्सिबल लेयर जिसे सेल मेम्ब्रेन बोल रहे थे, जो कि कैसी थी, सिलेक्टिवली परमेबल। जब हम यूकैरियोट्स पढ़ेंगे तो हम सेल मेम्ब्रेन का पूरा पढ़ेंगे, किस तरह से सेल मेम्ब्रेन होती है, किस चीज़ों से बनती है, कैसी होती है, सेमी परमेबल, सारी चीज़ें सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सेम होती है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन के इन्वेंशंस होते हैं हमारे पास अलग अलग। ये अंदर की तरफ भी जा सकते हैं, बाहर की तरफ भी जा सकते हैं। अगर इनके एक्सटेंशंस हैं तो बाहर की तरफ एक्सटेंशंस होते हैं तो उन्हें फ्लैजिला बोलते हैं, जो मोटिलिटी में काम आते हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं एक बैक्टीरिया को या फिर एक प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने एग्जांपल्स देखे थे बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया में ठीक है, प्रोकैरियोट्स का जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, यूकैरियोट्स का ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ये सब हम रिवाइज कर रहे हैं, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, लेक्चर 2 और 1 में प्रोकैरियोटिक सेल को कंप्लीट कर चुके हैं। एक ओवरव्यू ले रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल का, फिर अपना आगे बढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल पर। प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट पे डिफरेंस पता है? हाँ, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है दोनों में? प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव सेल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस नहीं दिखाई देता, इजीली शो नहीं होता, पूरा न्यूक्लियोइड होता है, वेल डेवलप नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है। वहाँ पे कोई भी सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं प्रेजेंट होती, सिर्फ राइबोसोम होता है। राइबोसोम के बारे में हमने देख लिया था, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर इसका अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स बनती है तो वो क्रोमेटोफोर से बनाती है, मीसोसोम से बनाती है। मीसोसोम्स के काम इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है, रेस्पिरेशन के, सेल वॉल फॉर्मेशन, सिक्रीशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के काम आता है। अलग अलग शेप का होता है, ये देखा था हमने। क्रोमेटोफोर पे पिगमेंट होते हैं, फोटोसिंथेसिस में काम आता है। ठीक है, इसके बाद और आगे बढ़े, फ्लैजिला देख लिया। ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, इसके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जो कि जीनोफोर होता है। इसका मेन जेनेटिक मटेरियल सिंगल क्रोमोसोम का बना हुआ होता है। इसमें हमारे पास एक और चीज होती है, डबल सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। ये क्या काम आती है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली और प्रोवाइड करता है ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, अलग और अपने आप रेप्लिकेट कर लेता है। ये सारी चीजें देखी थी। कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। प्रोकैरियोट्स में किस तरह के राइबोसोम्स होते हैं, 70S राइबोसोम्स होते हैं, और यूकैरियोट्स में 80S नहीं, 80S भी होते हैं और 70S भी होते हैं, दोनों तरह के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक क्लियर हुई बात? कुछ इंक्लूजन बॉडीज भी होती है हमारे पास, जो कि मेम्ब्रेनलेस इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, अलग अलग टाइप की, अलग अलग स्टोर करने के काम आती हैं। गैस वैक्यूल्स होते हैं जो बायोन्जी के काम आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में, पर्पल बैक्टीरियाज में, इन सब में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, ये पूरा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लिया। अब हम अपने लेक्चर नंबर 3 में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अब यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें पूरा डेवलप्ड हमारा न्यूक्लियस होता है। ये पूरा यूकैरियोटिक सेल का लास्ट क्लास में हमने डायग्राम देखा था कि क्या क्या चीजें यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हो सकती है। तो वही सबसे बाहर हमारे पास क्या प्रेजेंट होगी, इसकी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। उसके बाहर अगर ये प्लांट सेल है तो सेल वॉल है, प्लांट सेल नहीं है तो ये सेल वॉल नहीं होगी इसमें प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है, तो सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होगी इसमें, सेल मेम्ब्रेन होगी, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। उसके अंदर आते हैं अलग अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल कौन होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर एनवलप होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का, 2 लेयर होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसके अंदर क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं जो कंडेंस होकर आगे बढ़ बढ़ के क्रोमोसोम्स बनाते हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो हम आगे देखेंगे, इस तरह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। तो ये क्रोमोसोम बनाते हैं, क्रोमैटिड आगे कंडेंस हो के क्रोमोसोम बनाते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर जितना भी फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, एक अलग सा स्पॉट होता है जहाँ पे हमारे पास, जैसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये सारी चीजें एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसे ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। न्यूक्लियस से ही अटैच्ड होती है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ही अटैच होता है हमारे पास एक सेल ऑर्गेनल, जिसका नाम है हमारे पास ये सेल ऑर्गेनल ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये 2 तरह के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम है कि नहीं है। अगर 2 तरह के कौन कौन से होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब इधर कोई भी राइबोसोम नहीं है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये किसके हैं, राइबोसोम्स के।
और आगे बढ़ते हैं, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम आता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, वैक्यूल स्टोरेज के काम आता है, गोल्जी अपरेटस ट्रैफिक पुलिस की तरह एक्ट करता है। राइबोसोम्स पता है हमें, राइबोसोम्स इसके साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं, इस पे भी अटैच होते हैं, तो ये राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद कुछ इसके साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स, जो हम आगे देखेंगे। लाइसोसोम्स होता है, सुसाइडल बैग, साइटोप्लाज्म जितना भी हमारे पास फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस प्रोटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ तक क्लियर हो गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास जैसे कंपार्टमेंट क्या है, जैसे एक मान लो एक रेलगाड़ी है, उसके अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, एसी का अलग, 3 टायर, 2 टायर, स्लीपर, जर्नल, अलग अलग डब्बे होते हैं, सब अलग अलग कंपार्टमेंट हो गए, जिसकी वजह से वो वेल डेवलप हो गई कि जर्नल वाले लोग जर्नल में है, स्लीपर वाले लोग स्लीपर में, एसी वाले लोग एसी। इस तरह से अलग अलग कंपार्टमेंट होने की वजह से सब कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड हो गया। इसी तरह से हमारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं, उनमें भी अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। वो कंपार्टमेंट कैसे बनता है, जैसे एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, इसमें एक इसका कोई भी ऑर्गेनल है तो उसका एक अलग कंपार्टमेंट, दूसरा ऑर्गेनल उसका अलग कंपार्टमेंट, तीसरा ऑर्गेनल उसका अलग कंपार्टमेंट, तो सारे कंपार्टमेंट होते हैं, ज्यादा कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी ऑर्गेनल नहीं होती, सब एक ही जगह पे बैठते हैं, कोई भी हमारे पास अलग अलग डब्बे नहीं है ना, अगर ट्रेन के हिसाब से बोले तो वो उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास इसमें यूकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसके कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स बनाने के काम आते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स मतलब जो स्ट्रक्चर्स मूवमेंट में काम आते हैं, लोकोमोशन में काम आते हैं। लोकोमोशन और मूवमेंट दो वर्ड्स होते हैं जो हम आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। ठीक है, तो लोकोमोशन मतलब क्या होता है, लोकोमोशन मतलब नाम से ही पता चल रहा है, लोकेशन, लोकोमोशन में आ रहा है लोकेशन वर्ड, लोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको बोलते हैं लोकोमोशन। और मूवमेंट मतलब हाथ हिलाना, आईब्रोज रेस करना, आंख ब्लिंक करना, बोलना, जॉ हिलाना, ये सारी चीजें क्या आ जाती है, मूवमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। लोकोमोशन भी एक टाइप का क्या है हमारे पास, मूवमेंट है। क्या सारे लोकोमोशन मूवमेंट हो सकते हैं, नहीं। क्या सारे मूवमेंट लोकोमोशन हो सकते हैं, बताओ। तो ये सोच के आना, दोनों स्टेटमेंट्स को देखना और पता करना कि कौन सी चीज क्लियर है। हम आगे पढ़ेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से लोकोमोशन और मूवमेंट होता है। ठीक है, तो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स किस काम आते हैं, हमारे लोकोमोशन के काम आते हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स बनाने के काम आते हैं, सेल को फ्रेम करने के लिए, सेल बनाने के काम आते हैं, फ्रेम करने के काम आते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के काम आते हैं। फंक्शंस क्या होता है, वही सारे फंक्शंस हो गए, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन के फिलामेंट्स के नेटवर्क से बने हुए होते हैं। और किस काम आते हैं ये, मोटिलिटी में काम आते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला किस काम आता है, मोटिलिटी के काम आता है। ठीक है, फ्लैजिला देखा था, बेसल बॉडी, हुक, और फिर उसका फिलामेंट पार्ट आ रहा था, फिलामेंट लॉन्गेस्ट पार्ट था, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स कितने टाइप के होते हैं, पीछे ही बताया, यहाँ पे बता दो, 3 टाइप के हमारे पास, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट, जैसे एक्टिन फिलामेंट भी बोलते हैं। अगर हम इनको डायमीटर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो सबसे पहले इंटरमीडिएट, नाम से पता चल रहा है, बीच में आ जाएगा इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब माइक्रोट्यूब्यूल का सबसे ज्यादा हमारे पास होता है डायमीटर, इंटरमीडिएट का उससे कम, और उसके बाद आता है हमारे पास माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट या फिर जिसे हम बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट, ये डायमीटर के अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक सेल मेम्ब्रेन किस चीजों से बनी होती है, कंपोजिशन देख रहे हैं कि एक सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। पहली बात, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पता है। अगर मैं कोई भी एक सेल बनाता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ तुमसे कि तुम एक सेल ड्रॉ करो, तो तुम सबसे पहले सेल में क्या बनाओगे, तुम सबसे पहले सेल में एक इस तरह से बना दोगे। ये क्या है सेल का, तो ये बताता है एक लेयर, जो कि इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, इसके बाहर को और अंदर को अलग करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए इन्वायरमेंट को, इसके अंदर के पार्ट से, अंदर की चीजों से, अंदर के कंपोजिशन से, उस लेयर को ही हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अगर ये प्लांट सेल होगा तो इसके ऊपर एक एडिशनल लेयर होती है जिसको हम बोल देते हैं सेल वॉल। क्या बोल देते हैं, सेल वॉल। ठीक है, प्लांट्स के अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर नहीं होती प्रेजेंट सेल वॉल। ठीक है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। अब इसी सेल मेम्ब्रेन के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, और दोनों की सेल मेम्ब्रेन सेम है, दोनों मतलब कौन, दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ठीक है, तो जब हमारे पास 1950s में, मैंने बताया था 1950s में माइक्रोस्कोप की एडवांसमेंट हुई थी, माइक्रोस्कोप डेवलप होना शुरू हो गए थे, उनसे चीजें देखना दिखने लग गई थी, ऑर्गेनल्स दिखने लग गई थी माइक्रोस्कोप से। तभी हमारे पास हमने क्या देखी थी, अपनी सेल मेम्ब्रेन देखी थी, किसकी वजह से, माइक्रोस्कोप की मदद से। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ गिने चुने सेलेक्टिव लोगों के लिए ही परमिएबल होती है। परमिएबल मतलब ट्रांसपोर्ट करने देती है, चीजों को अंदर बाहर करने देती है, इनसाइड और आउटसाइड जाने देती है। अब जैसे ये हमारी क्लास है,
ठीक है, मान लो अभी हम 11th क्लास में हैं, तो इसमें हमारे पास अब जैसे ये यूट्यूब पे है, मान लो ये यूट्यूब की जगह ऐप में है क्लास। अब उस ऐप को खरीदेंगे, मतलब उस ऐप को एक्सेस करने वाले लोग कौन होंगे? 11th क्लास के लोग होंगे। क्या उसे 12th के, 10th के, 9th के, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ कोई भी क्लास का स्टूडेंट इनरोल करेगा उसमें एक्सेस लेगा उसका? नहीं लेगा। तो वो भी एक तरह से क्या है, हमारे पास एक रूम है 11th क्लास का, जिसमें हमारे पास सिलेक्टिवली परमिएबल है मेम्ब्रेन, किसके लिए? सिर्फ 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, कि सिर्फ 11th क्लास के स्टूडेंट्स ही उसके अंदर आ सकते हैं, बाकी क्लास के स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड। तो इसी को बोलते हैं हम सेलेक्टिवली परमिएबल। सेम इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन जो होती है कुछ लोगों के लिए सिलेक्टिवली परमिएबल, कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, उन्हीं को अंदर बाहर जाने देती है। दैट्स इट। क्लियर हुआ सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब? ओके, आगे बढ़ते हैं। केमिकल अगर हम स्टडी करते हैं एक इसका सेल मेम्ब्रेन का, तो हम एक किसके लेते हैं? यूकैरियोट्स की, मतलब यूकैरियोट्स बोल रहा हूँ, एरिथ्रोसाइट को लेते हैं। एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। हमारे पास जब हम कंपोजिशन पढ़ते हैं ब्लड का, तो ब्लड में प्लाज्मा होता है, कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट में ही आते हैं सब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ये पता ही होगा। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को। तो हम जब भी स्टडी करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो हम बेसिकली आरबीसी को ही लेते हैं, मैच्योर मैमल की आरबीसी की। इसे हम घोस्ट सेल भी बोलते हैं। जैसे होता है ना एक टाइप सेल, टाइप सेल मतलब जिस चीज पे तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जिस चीज को तुम बेस ले रहे हो, ठीक है, उसको। जैसे हम उसमें पढ़ते हैं फिजिक्स में पढ़ते हैं टेस्ट चार्ज। तो एक पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं कि हम हर बार टेस्ट चार्ज ना आएगा तो इसी चीज को लेंगे, तो हर बार घोष सेल आएगा तो आरबीसी को ले रहे हैं। टाइप सेल आएगा जब भी हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो ओनियन की पील को लेते हैं, एनिमल्स के बारे में टाइप सेल पढ़ते हैं तो ह्यूमन के चिक को लेते हैं, चिक के सेल को लेते हैं। तो ये सारी चीजें टाइप्ड होते हैं, मतलब टाइप मतलब ये पहले से ही होते हैं कि हाँ हाँ, अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम इस चीज को लेंगे, अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इस चीज को लेंगे। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर। अब हम आरबीसी ही क्यों लेते हैं? देखो, अगर हम कोई और लेते हैं, जैसे मान लो अगर हमने लिवर सेल लिया, तो लिवर सेल में न्यूक्लियस भी होता है, ऑर्गेनेल भी होते हैं बहुत सारे। अगर इसका न्यूक्लियस भी है, इसमें ऑर्गेनेल्स भी है। अगर हम इसके फ्रेगमेंट्स कर दो, मान लो जैसे मेरे पास ये आरबी लिवर सेल है, अगर मैं इसके फ्रेगमेंट्स कर देता हूँ, तो फ्रेगमेंट्स करने के बाद इसका ऑर्गेनेल्स हो गए, न्यूक्लियस हो गया, ये सब मिक्सड हो जाएंगे, तो मैं इजीली देख नहीं पाऊंगा चीजें, अपनी स्टडी नहीं कर पाऊंगा, उसमें सब कुछ मिक्स्ड रहेगा, कंटेमिनेशन रहेगा उसमें, कोई भी क्लियर नहीं होगा, स्टेराइल नहीं होगा एनवायरनमेंट। लेकिन अगर मैं यही सेम आरबीसी को लेता हूँ, तो आरबीसी में क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता, ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है। डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स। आरबीसी के पास न्यूक्लियस और ऑर्गेनल, मैच्योर मैमल की बात कर रहे हैं, मैच्योर मैमल आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। अगर हम इसको फ्रेगमेंट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अब जैसे मान लो ये मेम्ब्रेन है, आरबीसी है, ठीक है, इसके अंदर ना ही कोई ऑर्गेनेल है, ना ही न्यूक्लियस है, मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ साइटोप्लाज्म है, खाली है। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ, अगर इसको मैं ब्रेक करता हूँ, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे मेम्ब्रेन दिखाई देगी, तो इस पे इजीली मैं मेम्ब्रेन की स्टडी कर पाऊंगा, इसलिए हम इसको एज अ घोस्ट सेल लेते हैं। समझ में आया? सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट्स दिखते हैं, कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होता, देयरफॉर दे आर यूज्ड फॉर मेम्ब्रेन स्टडी। मेम्ब्रेन की स्टडी में आरबीसी को क्यों लेते हैं, ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सिलेक्टिवली परमेबल होती है मेम्ब्रेन। इस कंपोजिशंस क्या होते हैं, किससे बनी हुई होते हैं? जब हम अगर अब हमने एक आरबीसी ब्रेक डाउन किया, अब हम उसको देख रहे हैं, उसकी मेम्ब्रेन को देख रहे हैं, मेम्ब्रेन की स्टडी कर रहे हैं हम आरबीसी के ऊपर, तो हम देख रहे हैं किस किस चीजों से वो बनती है। तो उसके कंपोजिशंस में क्या क्या आता है? प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, और ये जो कंपोजिशन होता है ये वेरी करता है सेल टू सेल, अलग अलग सेल्स में। जैसे आरबीसी देख रहे हैं तो आरबीसी, कोई और सेल की सेल मेम्ब्रेन देख रहे हैं, वहाँ कुछ और अलग प्रोपोर्शन है, इनका रेशियो है, प्रोटीन्स, लिपिड या जो भी चीज़ उसमें प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो ये सब समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुई? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, क्या कर रहे हैं हम सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो मेन चीजें प्रेजेंट है, प्रोटीन्स और लिपिड। दो चीज प्रेजेंट है, प्रोटीन्स और लिपिड। पहले देखते हैं प्रोटीन्स किस तरह के होते हैं। तो प्रोटीन जो होते हैं, अब जैसे मान लो मेरे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, लेट्स टेक, ये सेल मेम्ब्रेन है, अब ये प्रोटीन है। इस सेल मेम्ब्रेन पे प्रोटीन दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब ही पता चल रहा है, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर की तरफ, पेरीफेरी की तरफ। तो जैसे इसका पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब बाउंड्रीज, ये अंदर की बाउंड्री हो गई इसकी, ये बाहर की बाउंड्रीज हो गई। अगर मेरा प्रोटीन इसकी बाहर की बाउंड्री पे प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अगर मेरा प्रोटीन अंदर की तरफ प्रेजेंट है, या तो वो पूरा का पूरा अंदर की तरफ प्रेजेंट हो सकता है, या वो थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है किस तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास देखो, मैं बताता हूँ आपको, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है बेसिकली बाइलेयर्ड होती है, ये सेल मेम्ब्रेन बना ली मैंने, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन की बाहर की लेयर है। अगर मैं सेल मेम्ब्रेन पे क्या करता हूँ, ठीक है। अब जैसे मेरी ये सेल मेम्ब्रेन है, अगर इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है कोई प्रोटीन,
तो उसको मैं बोल दूंगा क्या, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन। सुपरफिशियल होता है, इजी टू रिमूव होता है। अब जैसे ऊपर है तो इजीली रिमूव किया जा सकता है, लेकिन इसमें अगर इंट्रिंसिक प्रोटीन, अगर एक प्रोटीन होगा जो पूरी पूरी तरह से इंट्रिंसिक होगा, जिसे बोलते हैं हम टोटली बरीड बोल दिया, और एक होगा जो थोड़ा सा इंट्रिंसिक होगा ऐसे, तो उसको बोलते हैं पार्शियली बरीड। तो इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, इन्हें निकालने में थोड़ी मेहनत लगती है, रिमूव होते हैं, हार्डली रिमूव होते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, डायग्राम से और समझ में आया? तो किस तरह से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं ये सर। अब लिपिड देखेंगे, लिपिड किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई सारी बातें। नेक्स्ट वी हैव, हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, अब लिपिड्स के बारे में देखते हैं। प्रोटीन के बारे में देखा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखा, आरबीसी क्यों देख रहे हैं, लिवर सेल क्यों नहीं देख रहे हैं, या बाकी सारी क्यों नहीं देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रही है बातें, समझ में आ रहा है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल अभी तक हमने क्या पढ़ा, थोड़ा रिवाइज दोबारा इधर देखो, रिकैप लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखा, प्रोकैरियोटिक सेल का फिर से डायग्राम देखा। उसके बाद हम यूकैरियोटिक सेल पे चले गए, यूकैरियोटिक सेल के बारे में अलग अलग चीजें देखी, अलग अलग सारी सेल मेम्ब्रेन पे आ चुके थे। सेल मेम्ब्रेन में हमने देखा कि किस तरह के हमारे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं और सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। नेक्स्ट वी हैव आता है, अब हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन देख लिया हमने, अब हम देख रहे हैं लिपिड्स के बारे में कि किस तरह से सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स अरेंज होते हैं। ठीक है, तो अब लिपिड्स में हमारे पास मेनली जो कंपोनेंट आता है, मेनली जो लिपिड आता है वो आता है फॉस्फोलिपिड, जो हमारा प्रेजेंट होता है उसका नाम है फॉस्फोलिपिड। अब लिपिड कैसे होते हैं, लिपिड जो होते हैं हमारा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है लिपिड का। एक लिपिड के पास होता है हेड और उसके पास होते हैं टेल। ये होता है उसका हेड, ये होती है उसकी टेल। ठीक है, हेड और टेल। अब ये क्या काम आते हैं हेड और टेल, तो एक मेजर लिपिड, मेजर कंपोनेंट जो होता है लिपिड का फॉस्फोलिपिड होता है। ठीक है, इसके पास क्या क्या होते हैं, पोलर पोलर फॉस्फेट हेड होता है, ये फॉस्फेट का बना हुआ हेड होता है, जो कि होता है हमारे पास हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक वर्ड, फिलिक मतलब क्या होता है, फिलिक मतलब होता है लविंग, हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर लविंग हेड जो होता है इसका वाटर लविंग होता है। क्लियर, क्लियर। नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर, अब ये पोलर और नॉन पोलर क्या है, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसका डाइपोल मूवमेंट होता है या नहीं होता उस बिहाफ में। ठीक है, जो नॉन पोलर टेल्स होती है इसकी, वो होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, अब हाइड्रो मतलब वही सेम हमारे पास क्या है वाटर, और फोबिक मतलब होता है फोबिया होना किसी चीज से, डरना किसी चीज से, तो हाइड्रोफोबिक मतलब जो कि वाटर से डरती है। तो ये हो गया लिपिड का एक स्ट्रक्चर कि किस तरह से लिपिड होता है। अब लिपिड प्रेजेंट क्या होता है, अब जैसे आगे बढ़ते हैं, टेल जो होती है वो कंसिस्ट करती है इसके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। टेल जो होती है किससे बनी होती है, सिंगल बॉन्ड से बनी रहती है, सैचुरेटेड। और ये जो होते हैं हमारे पास हेड, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इनसे बनी हुई होती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो लिपिड देख लिया, लिपिड होते हैं हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और क्या चीजें प्रेजेंट होती है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स कितने टाइप के हो गए ये देख लिया, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन देख लिया। लिपिड किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसका हेड होता है, उसकी टेल होती है। हेड जो होता है वो पानी से प्यार करता है, टेल जो होती है वो पानी से डरता है। हाइड्रोफोबिक होती है टेल्स, हाइड्रोफिलिक होते हैं हेड्स। पोलर नॉन पोलर देख लिए, किस तरह के बॉन्ड्स, मतलब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। यहाँ तक एकदम क्लियर हुई, क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, कुछ एडिशनल पॉइंट्स है। माइलिन शीट जो होता है, अब अलग अलग चीजों का कंपेयर, मैंने बताया था ना, सेल टू सेल वेरी करता है इनका रेशियो। ठीक है, तो माइलिन शीट के बारे में देखिए। अब माइलिन शीट क्या होता है भाई, जब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, इस तरह से हमारा कुछ न्यूरॉन होता है, ये इसकी सेल बॉडी होता है, न्यूक्लियस होता है, डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इसके एक्सॉन्स होती है, एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। ये जो माइलिन शीट होती है, इनमें जो लिपिड होता है वो 70 से 80% होता है, मतलब लिपिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्रोटीन, बाकी बचा हुआ प्रोटीन है। ठीक है, लेकिन आरबीसी जो हमारा गोस्ट सेल है, आरबीसी की मेम्ब्रेन का अगर हम कंपोजिशन देखें, प्रोपोर्शन देखें, प्रोटीन लिपिड का, प्रोटीन का लिपिड का, तो प्रोटीन जो होता है इसमें 52% होता है और लिपिड जो होता है इसमें 40% होता है। लिपिड 40%, प्रोटीन वो, और बाकी का बचा कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल 8% प्रेजेंट होता है। तो ओवरऑल इस तरह से हमारा कंपोजिशन होता है आरबीसी में। याद कैसे करें, देखो पी से प्रोटीन, पी से 5, तो प्रोटीन वाला हो गया 52, ऑप्शन आएगा मैच कर लोगे, और अगर वो आता है तो तुम वैसे भी कर लोगे। नेक्स्ट लिपिड हो गया, बाकी का बचा हुआ 40% लिपिड होता है। ये बात क्लियर हो गई। इस तरह से हम इसे थोड़ा दिमाग में फिट कर सकते हैं, ऑप्शन आएगा तो हम इजीली बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हुआ। वाई आरबीसी इज यूज टू स्टडी मेम्ब्रेन, ये मैंने आपको बता ही दिया। आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट, कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट, तो लेस कंटेमिनेशन होता है वो, इसलिए हम उसको यूज करते हैं एज अ घोस्ट सेल। यहाँ तक क्लियर हुई मेम्ब्रेन, आगे बढ़े। ठीक है, मेम्ब्रेन देख लिया, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स देख लिए, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का काम होता है स्टेबलाइज करना मेम्ब्रेन को, क्या करना, मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करना। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बाहर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से जोड़ के अगर प्रोटीन्स को बोल देते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड, इस तरह से बनते हैं वो।
ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। और क्या होता है, दो तरह के मूवमेंट शो करता है हमारा कौन, ये मेम्ब्रेन। अभी बताऊंगा किस तरह से सेल मेम्ब्रेन अरेंज होते हैं। देखो जैसे एक लेयर है ये, एक लेयर है ये, बाई लेयर्ड में प्रेजेंट होते हैं, लिपिड बाई लेयर बनती है, ठीक है। एक लिपिड का यहाँ से इस तरह से, इस तरह से ये थोड़ा अटैच्ड होता है, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, इस तरह से कुछ प्रोटीन्स बाहर प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, और कुछ प्रोटीन्स पार्शियली बरीड होते हैं इस तरह से, ठीक है। ऐसे हमारे पास ये मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा क्लियर डायग्राम नहीं बना, ठीक है। तो इस तरह से हमारी प्रेजेंट होती है। तो ये होती है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, इस तरह से बाई लेयर्ड प्रेजेंट होता है। अब ये जो लेयर्ड प्रेजेंट होते हैं इनमें किस तरह के मूवमेंट हो सकता है, या तो इनका लेटरल मूवमेंट हो सकता है, लेटरल मूवमेंट मतलब ऐसे ऐसे लेटरल मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ये नहीं शो करते, रेयरेस्ट मूवमेंट होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, सिर्फ और सिर्फ लेटरल मूवमेंट शो होता है, ज्यादातर लेटरल मूवमेंट शो होता है हमारे पास, ठीक है। लेटरल मूवमेंट शो होता है, और जो कि लेटरल मूवमेंट लिपिड्स के में शो होता है, फ्रिक्वेंटली लिपिड्स शो करते हैं लेटरल मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होता। इस तरह से सेल में का स्ट्रक्चर होता है। ये इधर ऊपर सारे के सारे क्या है, हेड्स हैं, ये सब हेड्स हैं, ये सब टेल्स हैं इसकी, यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये नीचे वाली लेयर के हेड्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास अलग अलग प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जैसे इंटीग्रल प्रोटीन्स हो गया, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स हो गए हमारे पास, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हो गए, ठीक है। इन पे लगे रहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स लगे रहते हैं, ये ग्लाइकोलिपिड्स है, लिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है, ग्लाइकोलिपिड्स प्रोटीन के ऊपर है, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए, ये ग्लाइकोलिपिड्स हो गए, ठीक है। ये नीचे वाली लेयर हो गई, सेम इधर भी प्रोटीन्स है। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, ये येलो येलो स्ट्रक्चर क्या है, कोलेस्ट्रॉल, जो कि क्या कर रहे हैं, स्टेबल करने के काम आ रहे हैं पूरी की पूरी मेम्ब्रेन को। फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, बाई लेयर्ड होती है, एक लेयर ये एक लेयर ये, क्लियर हुई, क्रिस्टल क्लियर हुई स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूँ तुम्हें, इस तरह से एक और स्ट्रक्चर है, ये दोबारा बताता हूँ स्ट्रक्चर, दो लेयर में बनता है, एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही, दोनों लेयर हो गई। ये इसका लिपिड का स्ट्रक्चर है, लिपिड का हेड, लिपिड की टेल, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर हमारे पास अलग अलग प्रोटीन्स है, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स, इंट्रेंसिक प्रोटीन, पार्शियली और फुली बरीड है, ठीक है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक समझ में आ गया। अगर प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स लगे हुए हैं, हमेशा ये पता है ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड आउटसाइड लेयर पे प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीन के ऊपर अगर ये स्ट्रक्चर आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का, तो उसे बोल देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड के ऊपर ग्लाइकोलिपिड, ये ग्लाइकोलिपिड हो गया, ये ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास ये इसका पोलर हेड, ये नॉन पोलर टेल, ये समझ में आ गया। ये लेटरल मूवमेंट शो कर सकते हैं, इस तरह से लेटरली मूवमेंट शो कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। देखो ये रहा, लिपिड्स के अंदर लेटरल मूवमेंट हो सकता है, प्रोटीन के अंदर लेटरल मूवमेंट हो सकता है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के काम आता है, ज़्यादातर नीचे वाली लेयर में ही प्रेजेंट होता है हमारा ये। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं शो होता। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ये वाला, प्रोटीन जो होते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो नहीं करते। क्यों नहीं शो कर सकते, क्योंकि वो बरीड है उसके अंदर, बाहर वाला तो कर ही नहीं सकता, वो तो ऊपर ऐसे प्रेजेंट है, वो क्या फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ये वाले अगर ऐसे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करेंगे तो ये शो नहीं कर पाएंगे, बरीड रहते हैं ये इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर। अब इसके अंदर से जैसे हमारे पास कोई न्यूट्रल सब्सटेंस है या पोलर सब्सटेंस है, तो पोलर सब्सटेंस हमारे इधर से नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि ये नॉन पोलर वाला पार्ट भी है इसके अंदर, तो नॉन पोलर वाला पार्ट है, तो इसलिए अगर वो इसमें से पास तो कर ही नहीं सकता, ठीक है, पोलर वाली चीज, लेकिन न्यूट्रल चीज इसमें से पास कर सकती है, इसलिए हम इसे सेमी परमेबल बोलते हैं। लेकिन पोलर चीज के लिए हमारे पास ये कुछ चैनल्स होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं चैनल्स बनाते हैं, जिसके थ्रू चीजें पास कर सकते हैं, जो भी चीज जरूरत है वो सारी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ हमारा स्ट्रक्चर इसका सेल मेम्ब्रेन का, क्लियर हुआ। अब हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं जिसने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ी और बातें बताई थी। क्या है वो साइंटिस्ट, क्या बताया उन्होंने, एक सेकंड बताता हूँ। ठीक है। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था सिंगर और निकोलसन। 1972 में ये आए थे। 1972 में इन्होंने अपना एक मॉडल दिया था जिसे बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडल दिया था, किस तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देता है, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं इसको। इन्होंने अपने मॉडल में क्या बताया था, इन्होंने अपने मॉडल में ये बताया था कि जो हमारे पास हमारा जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह से होता है, लिपिड पूरा ओशियन की तरह होता है, और प्रोटीन जो होते हैं वो सी बर्ग्स की तरह होते हैं, मतलब आइसबर्ग्स की तरह होते हैं, ये इन्होंने अपने मॉडल में बताया था, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंगर निकोलसन का मॉडल समझ में आया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि हमारा जो पूरा का पूरा लिपिड वाला पार्ट है एक तरह से पानी है, उसके ऊपर जितने भी हमारे जैसे क्वेश्चन को अगर तुम एग्जांपल देखते हो तो जितना भी ओशन में तुम्हारा पानी है वो सब एक लिपिड की तरह है। उसके ऊपर जितने भी आइसबर्ग हैं, आइसबर्ग मतलब बर्फ के टुकड़े हैं, वो सब क्या है हमारे प्रोटीन्स की तरह। ठीक है, तो ये बताया था हमारे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने 1972 में। मतलब उन्होंने बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी है ये सब चीज़ें इन्होंने बताई थी, क्या कंपोजिशन ये सब। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ऐसा कुछ सच नहीं है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या, बट इन्होंने बस एक कंपेयर किया था कि हमारी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह से हमें दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब किस तरह कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं और किस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है। हमारी सेल मेम्ब्रेन किस काम आती है, ट्रांसपोर्ट के काम आती है, चीज़ों को अंदर या बाहर भेजने के काम आती है। तो अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होता है डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव दो वर्ड आते हैं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव और पैसिव नाम से ही पता चल रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो सारे ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और पैसिव जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। एक्टिव में एक और चीज देखो, अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है तो हम इसमें अपोजिट काम करते हैं। अपोजिट काम मतलब जैसे मान लो यहाँ पे कंसंट्रेशन देखो, इधर है इधर है, ठीक है, इधर जो कंसंट्रेशन है वो मान लो हाई है, हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। अगर हमें हाई कंसंट्रेशन से कोई चीज लो कंसंट्रेशन में देनी पड़ेगी तो इजीली चली जाएगी, इसमें कोई हमें एनर्जी यूज करने की नहीं जरूरत नहीं है, वो हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर हमारे पास सेम चीज अगर हमें यहाँ से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो क्या हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम उसे थोड़ी एनर्जी देंगे, कहेंगे कि भाई कर 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 पुश करेंगे, एनर्जी देंगे, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बहुत बढ़िया से समझ में आया, एटीपी पंप्स काम आते हैं हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। क्लियर। तो ये अलग अलग टाइप के हमारे पास क्या हो गए, वो हो गए, क्या हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए। डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन, यहाँ सब हायर कंसंट्रेशन है, ये भी हायर कंसंट्रेशन है, जो लोअर कंसंट्रेशन है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन विदाउट कोई भी चीज, मतलब कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी चीज का, अपने आप हायर से लोअर की तरफ चीजें जाना इज नोन एज डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब थोड़ा सा उसे फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, मतलब अब तू जा रहा वही है, जा तू हाई से लो ही रहा है, लेकिन तू बस से जा रहा है, कार से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, एरोप्लेन से जा रहा है, बाइक से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, एक चैनल के थ्रू जा रहा है, तो उसे बोल दिया हमने फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट भी है एटीपी पंप, जिसे हमने क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बताया था लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जाना, और किस चीज के थ्रू, किस चीज की मदद लेना, एटीपी की मदद के थ्रू। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट अब सेल मेम्ब्रेन खत्म हो चुका है, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेल के डिवीजन के काम आती है, सेल के ग्रोथ के काम आती है, कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करनी है उसके काम आती है। सेल जंक्शन, सेल जंक्शन मतलब एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करना, जंक्शन बनाना। ठीक है, जैसे अलग अलग जंक्शन होते हैं, स्टेशन होते हैं जो कनेक्ट करते हैं सारे स्टेशन को, मतलब एक जगह है दूसरी जगह है, उसके दोनों को कनेक्ट करने वाले अलग अलग जंक्शन प्रेजेंट होते हैं बीच में, इस तरह से। ठीक है, जो कि हम सेल सेल में नहीं, टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, 3 टाइप के अलग अलग और क्या सेल जंक्शंस को। ठीक है, सिक्रीशन के काम, कुछ चीज सिक्रीट करना। एंडोसाइटोसिस का काम, एंडोसाइटोसिस मतलब कोई भी चीज को बाहर फेंकना, साइटोसिस कराना, सेल को ब्रस्ट करना, ये सब चीजों के काम हमारी सेल मेम्ब्रेन आती है। नेक्स्ट वी हैव सेल वॉल। तो अभी तक हमने क्या देखा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में सारी चीजें डिटेल में समझी, सेल मेम्ब्रेन किस तरह से क्या क्या काम आती है ये सब। नेक्स्ट वी हैव हमारे पास क्या है, सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या होती है, सबसे पहली चीज मैंने बताई थी, सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में। सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में नहीं होती, देखते हैं अलग अलग फंजाई में भी है, एल्गी में भी है, यूकैरियोट्स में भी है, प्रोकैरियोट्स में भी है, सम सिर्फ एनिमल्स में नहीं है। ठीक है, तो अब ये सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, सेल वॉल होती क्या है। अब हमारी ये है एक सेल मेम्ब्रेन, इसके बाहर एक एडिशनल लेयर है जो कि नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है, सेल वॉल बोलते हैं जिसको। और हमारी सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, तो हमारी सेल वॉल नॉन लिविंग है, रिजिड नेचर में, रिजिड होती है, किस काम आती है, प्रोटेक्शन के काम आती है, प्रोवाइड करती है शेप, स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है। कंपोजिशन, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग कंपोजिशन होता है हमारे पास। जैसे हमारे पास आते हैं आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। देखो 6 डोमेन आया था, कार्ल बूस ने दिया था 6 डोमेन क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विक्टेकर ने दिया था। उसके बाद 6 डोमेन क्लासिफिकेशन आया था जिसमें उन्होंने मोनेरा को 2 अलग अलग उनमें डिवाइड कर दिया था डोमेन्स में। ठीक है, एक था हमारे पास क्या था, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, एक यू बैक्टीरिया, मतलब आर्का यू बैक्टीरिया,
और बाकी हमारे जो सारे बचे प्रोटिस्टा मोनेरा को छोड़ के क्या कहते हैं 5 किंगडम में क्या क्या आ रहे थे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर्च। अभी आपको नहीं पता ये सब चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, ये पढ़ते हैं 11th में ही पढ़ते हैं, तो अभी ऐसा लोड मत लो, जब हम पढ़ेंगे तब हमें अच्छे से याद हो जाएगा। अभी समझो हमारे क्या था क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब हमारी अर्थ पे कितने सारे मिलियंस ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है, इन सब स्पीशीज को अलग अलग क्लासीफाई करते हैं जिसकी वजह से हम इजीली स्टडी कर सकें। अब जैसे तुम्हारे पास बुक है, एक बुक में बहुत सारे चैप्टर है, मान लो 21-22 चैप्टर है तुम्हारी एक 11th क्लास की बायो की बुक में, उसमें तुमने क्या करा उन्हें क्लासीफाई कर दिया अलग अलग यूनिट में। एक टाइप की यूनिट में एक कुछ सेट ऑफ चैप्टर्स तुमने रख लिए। मान लो जैसे कि तुम्हारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब ह्यूमंस के बारे में स्टडी करना, ह्यूमंस के इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑर्गन्स ये सारी चीजों को स्टडी करना है ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसके अंदर तुम्हारे पास 6-7 चैप्टर आ गए जिसमें तुम्हें एक्सक्रीशन रिप्रोडक्शन सारी मतलब बेसिकली जो जो बोल रहा हूँ, मतलब बेसिकली जो जो चैप्टर्स है उसमें वो सब पढ़ रहे हो। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, मूवमेंट, लोकोमोशन, कंट्रोल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारे के सारे चैप्टर सारे के सारे चैप्टर आ किस में रहे? एक यूनिट में आ रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी नाम की यूनिट में। तो इस तरह से हमारे पास क्लासिफाई कर दिया अलग अलग यूनिट्स में, अलग अलग चैप्टर्स रख दिए, ऐसे इतने सारे एनिमल्स को अलग अलग किंगडम्स बना के उसमें पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि हम इजीली पढ़ सके। अगर हम जैसे एक एक स्ट्रक्चर के बारे में, एक एक एनिमल के बारे में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए क्या करा हमने, पूरी पूरी फाइलम के बारे में पढ़ लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, हैबिट्स, ये सारी चीजें, क्या वो शो करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, किस तरह से एक्सक्रीशन है, किस तरह से ब्रीथ, सारी चीजें हम एक फाइनल की पढ़ देंगे, तो उसके अंदर जितने भी मिलियंस ऑफ स्पीशीज आ रही होंगी वो सब अपने पढ़ ली ना। तो इसलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत थी। अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया। तो एक साइंटिस्ट थे R.H. विटेकर, जिन्होंने अपनी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी कि ये सारे के सारे जितने भी हमारे पास जो अभी भी मानी जाती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कि ये जितने भी सारे के सारे हमारे पास स्पीशीज है इनको 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दो। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ये सब। इसमें यूनिसेलुलर रखा, इन चारों में मल्टीसेलुलर रखा, इनमें प्रोकैरियोट्स रखे, बाकी में यूकैरियोट्स रखे। उनके बेसिस थे कुछ क्लासिफिकेशन के जो हम पढ़ेंगे उनके जब चैप्टर पढ़ेंगे वाला तब। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। उसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट आए थे कार्ल बूस, जिन्होंने 6 डोमेन स्ट्रक्चर दिया था। 6 डोमेन स्ट्रक्चर में क्या था, उन्होंने क्या किया था, मोनेरा को फर्दर 2 डिवाइड कर दिया था। ठीक है, 6 डोमेन नहीं 6 फाइलम बोलते हैं, 6 फाइलम स्ट्रक्चर था, और 3 डोमेन, 3 डोमेन्स थी, 6 फाइलम कर दी। तो कौन कौन सी फाइलम कर दी थी? आर्की अलग कर दिया था, यू अलग कर दिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, फिर वही हमारी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, 6 हो गई थी इस तरह से। और 3 डोमेन कौन सी थी? एक डोमेन थी हमारी आर्की वाली, एक यू वाली, और एक बाकी सारी हमारे पास यूकैरियोट्स वाली। ठीक है, इस तरह से उन्होंने डोमेन्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया क्या होता है समझ में आया कि मतलब मोनेरा का ही एक पार्ट होता है आर्की बैक्टीरिया। जो हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आर्की बैक्टीरिया के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे हार्श कंडीशंस में रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर, पीएच होगा, ठीक है, सॉल्ट होगा, ये सारी वहाँ पे भी प्रेजेंट है, वहाँ पे भी भंगड़ा मचाएंगे, वहाँ पे भी जी रहे होंगे, मस्त लाइफ जी रहे होंगे, ठग लाइफ जी रहे होंगे अपनी वो वहाँ पे भी। ठीक है, हार्श कंडीशन में भी उनको बोलते हैं हम आर्की बैक्टीरिया। उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, कौन सी मेम्ब्रेन? सेल वॉल। ठीक है, उनकी जो सेल वॉल होती है वो स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है, स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। ये वर्ड्स है, जो कंपोजिशन है, जिस केमिकल से वो बने हैं वो याद कर रहे हैं। यूबैक्टीरिया जो होता है वो म्यूरिन की बनी होती है, जैसे पेप्टिडोग्लाइकन भी बोलते हैं, किसकी बनी होती है? म्यूरिन की। फंगाई की जो होती है हमारे पास, फंजाई जिसकी काइटिन की बनी होती है। एल्गी, एल्गी की सेलुलोज, कैलेक्टन्स, मैनोज और कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, इन सब की बनी हुई होती है। प्लांट्स की सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टोज और कुछ प्रोटीन्स की बनी होती है। ये एज इट इज हमें याद करना पड़ता है। डायरेक्ट पूछते हैं कि इसमें से बताओ किसकी बनी है या किसकी नहीं बनी, एल्गी की किसकी बनी है, इस तरह से। सेल वॉल का स्ट्रक्चर मतलब सेल वॉल का फंक्शन शेप और स्ट्रक्चर के काम आता है, और इंटरसेलुलर इंटरेक्शंस के काम आता है, एक सेल को दूसरे। इंटरसेलुलर, इंटर वर्ड होता है दो अलग अलग, जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन, एक स्कूल ए है एक स्कूल बी है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो उसे इंटर स्कूल बोलते हैं। इंट्रा स्कूल मतलब एक ही स्कूल में दो टीम है, एक्स और वाई, उनके बीच में कंपटीशन होता है, उसे बोलते हैं इंट्रा स्कूल कंपटीशन। ये छोटी छोटी बातें हैं, समझ में आ रही होंगी। सेल वॉल जो होती है, ग्रोथ और प्लाज्मोइड एस्मेटा के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या होता है इसमें, किस तरह की सेल वॉल होती है, टाइप्स ऑफ सेल वॉल। एक तरह से प्राइमरी सेल वॉल होती है और सेकेंडरी सेल वॉल होती है। अब प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है? सबसे पहले जो सेल वॉल बनती है वो ये रही,
ठीक है, पहली सेल वॉल बनी। जो कि पहली सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं, ये फ्लेक्सिबल होती है और अलाउ करती है ग्रोथ, मतलब ये ग्रो होती रहती है, फ्लेक्सिबल होती है, मतलब एज अ सेल मेम्ब्रेन की तरह दिखाई देती है वो इनिशियली। फ्लेक्सिबल है, सेल मेम्ब्रेन कैसे समझ में आ रहा? तो मैं तुमने कैसे बोला सर कि ये सेल मेम्ब्रेन की बनी है? भाई मैंने ऐसे बोला कि देखो ये फ्लेक्सिबल है, सेल मेम्ब्रेन भी फ्लेक्सिबल थी, सेल मेम्ब्रेन का भी वो भी ग्रो करती थी, ये भी ग्रो कर रही है, ग्रोथ में काम आ रहा था सेल सेल ग्रोथ में। तो एक सेल मेम्ब्रेन की तरह होती है, रिजिड नहीं होती, ठीक है, धीरे धीरे ग्रो करती है। फिर यही क्या करती है, यही धीरे धीरे डिमिनिश हो जाती है, और डिमिनिश होने के साथ साथ इसके अंदर ही सेल सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, इनसाइड प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, जो कि रिजिड होती है, जो बाद में बनती है। और हमारी बाकी जो प्राइमरी सेल वॉल है वो डिमिनिश हो जाती है, दिखती नहीं है, तो बाहर जो मेन लास्ट में जो दिखती है वो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, और जो कि रिजिड होती है। उसके अंदर आती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल जो कि डिमिनिश हो रही है, और ये आ गया हमारे अंदर क्या, सेल मेम्ब्रेन। समझ में आया ये बात, क्लियर हुई ये बात? तो ये सब हो गया। प्राइमरी सेल वॉल फ्लेक्सिबल होती है, ग्रोथ दिखाती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनती है, ठीक है, और ये मोर रिजिड होती है, वो फ्लेक्सिबल थी, ये रिजिड थी, और थिक इज दी सेल वॉल, और मोटी होती जाती है वाली सेल वॉल। समझ में आता है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब किस तरह से दो सेल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उनकी सेल वॉल कनेक्ट होती है, तो वो किस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, ये देख लिया ग्रोथ, उसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा या मिडिल लैमेला। देखते हैं क्या होता है। अब जैसे एक सेल है, ये सेल ए है, ये सेल बी है, एक सेल दूसरे सेल से एक जंक्शन बनाता है, एक कनेक्शन बनाता है, उस कनेक्शन को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होता है, दोनों सेल्स को कनेक्ट करने के काम आता है, जिसको हमने क्या बोला, प्लाज्मोडेस्माटा। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है दो एडजेसेंट सेल्स के, एडजेसेंट सेल मतलब एक और उसके बगल वाला सेल, वो और उसके बगल सक्सेसिव सेल्स के बीच में, एडजेसेंट सेल्स के बीच में कनेक्शन होता है। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो लाइन चैनल्स होते हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद अलग अलग चैनल्स से ब्लाइंड रहता है वो। ऐसे ही हमारे पास दो सेल सेल है हमारे पास, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक हमारे पास चैनल है, एक चैनल बोल दो, स्ट्रैंड बोल दो, कनेक्शन बोल दो, जंक्शन बोल दो, उसको हमने बोल दिया प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड भी बोल देते हैं। नेक्स्ट जो कि अलाउ करता है, अब कोई चीज है जैसे जंक्शन है, कोई भी चीज है, जैसे पाइप, पाइप ले लेते हैं, पाइप एक जंक्शन है, नल और जहाँ पे भी हम उस पानी को डाल रहे हैं, या फिर टंकी वाला पाइप ले लेते हैं, तो समर से एक पाइप जाता है टंकी तक, तो जो बीच में इतना बड़ा जंक्शन है, जो पाइप है, वही एक तरह से क्या है हमारे पास, प्लाज्मोडेस्माटा है, जो समर से पानी ले रहा है, मतलब अंडरग्राउंड पानी ले रहा है, समर क्या कर रही है, उस पानी को पंप कर रही है, खींच रही है ऊपर, और वो टंकी तक पहुंचा रहा है। तो किस काम आ रहा है, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के काम आ रहा है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के बाद। ऐसे ही ये बीच में स्ट्रैंड है, बीच में जंक्शन है, ये किस काम आ रहा है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बिटवीन नेबर सेल्स, दो सेल्स हैं उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो भी होना है, जो भी आदान प्रदान, ठीक है, वो होना है, वो सब किसके मदद से होता है, प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से होता है। क्लियर हुआ? अब दो सेल्स के बीच में जब प्लाज्मोडेस्माटा बनता है, तो बीच में कुछ हमारे पास सीमेंटिंग लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होती है, लेयर्स प्रेजेंट होती है दो एडजेसेंट प्लांट्स के बीच में, उनको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। क्या होता है वो मिडिल लैमेला, किससे बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट से बनी होती है। इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं किससे बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट से बनी होती है। क्लियर हुई यहाँ तक बातें? क्लियर। नेक्स्ट वी हैव एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या आता है हमारे पास, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आता है। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, अब हमारे पास, अब इस चैप्टर का फ्लो किस तरह से जाएगा, एक बेसिक चीजें देख ली हमने, सारे बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर्स देख लिए हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए, प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल भी, हमारी सेल मेम्ब्रेन भी, सॉरी, वो भी कंप्लीट हो गई, सेल वॉल भी कंप्लीट हो गई प्रोकैरियोट्स की, किस किस चीजों से बनती है। अब हमें यूकैरियोट सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हमने देखे थे, वो सारे सेल ऑर्गेनल्स डिटेल में पढ़ रहे हैं। उसमें एक आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जो कुछ ऑर्गेनल्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, जिसे बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें आता है एआर, गुल्जाई, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सब चीजें मिलकर क्या बनाती है, एक सिस्टम बनाती है। सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होती हैं, सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं कि मैं ये काम करूंगी, तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर, ओवरऑल ये बनाना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और आगे की बाकी सारी ऑर्गेनल्स के बारे में, जितनी भी ऑर्गेनल्स बचती हैं, जैसे कि हमारे पास कौन कौन सी बचती है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम तो इसी में पढ़ लेंगे हम, लाइसोसोम, वैक्यूल, गुल्जाई कॉम्प्लेक्स, ये चार ऑर्गेनल तो इसी में पढ़ लेंगे। इसके बाद बचती है हमारे पास कौन कौन सी ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया बचती है, प्लास्टिड्स बचती है, क्लोरोप्लास्ट बचती है, ठीक है, ये अलग अलग ऑर्गेनल्स बचती है, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, उसको दोबारा देखो, क्लास को दोबारा रिपीट करो, ठीक है, नोट्स को बनाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर इसके बाद वाले लेक्चर में, फोर्थ लेक्चर में, जिसमें हम आगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
हमारा ब्रेन कोर का चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और हमारा जो भी हमारा ऐप में वीडियोस आएंगी उनको वीडियोस को देखना, ऐप खोलना, वहीं पे आपको इसका मटेरियल मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।